गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले तो आज 2 अक्टूबर के लिए गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और आगे के पार्ट पर हम इकॉनमी में अपने जो पीछे की क्लासेस हैं उनमें हम लास्ट क्लास में अगर हम देखें तो हम बजट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बजट के हमने बेसिक यानी आधारभूत जो हिस्से हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम 2020-21 का जो बजट है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2020 को प्रस्तुत किया गया, उसके कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे, क्योंकि कभी कभी वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो एक तरह से करंट इकोनॉमी का हिस्सा आपका हुआ। और साथ साथ हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है बजट का, वो भी हम डिस्कस करें, और साथ में अगला जो टॉपिक है उसको भी अगर हम टाइम रहेगा तो डिस्कस करेंगे। तो हम बजट 2021 को स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ प्रमुख जो पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, बजट में बहुत डीप में आपको चीज़ें नहीं देखनी है जो सरकार 2020-21 का बजट प्रस्तुत करती है, लेकिन कुछ प्रमुख बिंदु या कुछ नई घोषणाएं हैं वो जरूर आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बजट हम 2020-21 की अगर हम बात करें तो 20-21 के बजट से पहले हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई भी बजट होता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बजट में कितने वर्ष के आंकड़े होते हैं। तो बजट का मतलब है 3 साल का आंकड़ा। यानी अगर हम बात करें 1 फरवरी जस्ट ए मिनट। तो अगर हम बजट की बात करें तो इस साल का बजट आपका कब आया था? 1 फरवरी 2020 को। तो जिस दिन बजट आता है उसमें हमें यह देखना होता है कि बजट में जिस दिन प्रस्तुत किया जा रहा है उसके बाद आने वाला वित्तीय वर्ष कौन सा है। जैसे 1 फरवरी 2020 की अगर हम बात करें तो इस समय वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा होता है? 2019-20 ये वित्तीय वर्ष चल रहा होता है। यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, क्योंकि इसी के बीच में 1 फरवरी आएगा। क्लियर है सभी को? तो जब 1 फरवरी 2020 को बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो वित्तीय वर्ष चल रहा था 19-20। आने वाला जो वित्तीय वर्ष था वो कौन सा था? 2020-21, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, और यही वित्तीय वर्ष वर्तमान में चल रहा है। तो 1 फरवरी 2020 को जब बजट आया था तो 20-21 का वित्तीय वर्ष आने वाला था। और तीसरा अगर हम देखें तो जो सबसे लास्ट में खत्म हुआ वित्तीय वर्ष है, तो अंतिम खत्म हुआ कौन सा था? 18-19। तो आप ध्यान रखें, जो आने वाला वित्तीय वर्ष होता है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट या बजट अनुमान। इसी के साथ साथ जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है, क्योंकि उसके बारे में अनुमान पिछले बजट में लगाया जा चुका होता है। यानी जो 2019 में बजट आया था उसमें अनुमान किसका लगाया गया होगा? 19-20। तो उसके बारे में संशोधन कुछ किया जाता है, कोई चेंज किया जाता है। टारगेट अगर आप बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। तो इसीलिए जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है बजट प्रस्तुत करने के दिन उस वर्ष के लिए प्रस्तुत किया जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, संशोधित अनुमान। यानी अभी भी अनुमान है, क्योंकि ध्यान रखें जो 19-20 का वित्तीय वर्ष है उसे खत्म होने में पूरा फरवरी और मार्च बचा हुआ है, क्योंकि 31 मार्च को हमारा वित्तीय वर्ष खत्म होता है। तो 19-20 के बारे में अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 2019 से लेकर जो जनवरी के लास्ट तक का 2020 है वहां तक का आंकड़ा तो है, लेकिन फरवरी और मार्च अभी बचा हुआ है, यानी 2 महीने बचे हुए हैं वित्तीय वर्ष में। 10 महीने के आंकड़े हैं, तो 2 महीने में कुछ परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए 19-20 के बारे में जो वित्तीय वर्ष चल रहा होता है उसमें संशोधित अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट दिया जाता है। और जो खत्म हो चुका होता है यानी 18-19, उसके दिए जाते हैं एक्चुअल फिगर या अंतिम आंकड़े। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बजट में आप देखें, जैसे मान लीजिए 2021 का बजट है, तो 2021 के बजट में जाकर आपको 19-20 का अंतिम आंकड़ा मिलेगा। यानी 19-20 के आंकड़े अभी भी पर्याप्त रूप में सरकार बजट में 20 में नहीं दे पाती है। तो किसी भी बजट में आप देखें तो आंकड़ा लगभग 1.5 से 2 साल पुराना
कंफर्म दिया जाता है और सभी आंकड़ों के बारे में एक अनुमान या एस्टिमेट लगाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में बजट अनुमान, जो चालू वित्तीय वर्ष है जो करंट में है उसमें संशोधित अनुमान, और जो लास्ट खत्म हो चुका है वित्तीय वर्ष है उसके दिए जाते हैं एक्चुअल फिगर या अंतिम आंकड़े। तो हमारे पास 18-19 के अंतिम आंकड़े एक तरह से होंगे और सभी एक तरह से अनुमान की प्रक्रिया में ही रहेंगे। ये 3 पॉइंट आप जरा ध्यान रखें, किसी भी बजट में आपको ये काम आएंगे। अब हम अपने बजट में देखते हैं तो बजट हमारा जो 3 थीम पर आधारित था और ये 3 थीम रखे गए थे, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। अगर इसका हिंदी पार्ट में आप देखें तो एस्पिरेशनल इंडिया का मतलब महत्वाकांक्षी भारत, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक विकास, और केयरिंग सोसाइटी का मतलब जिम्मेदार समाज। तो ये 3 प्रमुख बिंदु थे जिस पर हमारा पूरा बजट आधारित था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के 2020-21 के बजट में 3 प्रमुख बिंदु कौन से थे या 3 प्रमुख क्षेत्र जहां फोकस किया गया। तो आपको ध्यान रखना, महत्वाकांक्षी भारत यानी एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास, और जिम्मेदार समाज यानी केयरिंग सोसाइटी। तो इन तीनों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया और इन तीनों को करने के लिए क्या है कि सरकार गवर्नेंस प्रशासन अच्छे से करेगी और ईज ऑफ लिविंग लोगों का जीवन जो रहन सहन है उसको आसान करने के लिए काम करेगी, और वित्तीय क्षेत्र यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक तरह से आर्थिक गतिविधियां करने के लिए संसाधन देता है उसको आगे बढ़ाना है। तो ये 3 के आधार पर इन तीनों को बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बजट का मेन थीम क्या था, महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज। जब हम बोलते हैं महत्वाकांक्षी भारत, इसका मतलब है कृषि और सिंचाई ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना, उसके साथ साथ जैसे पानी की सुविधा देना सभी को, स्वच्छता का ध्यान रखना, या शिक्षा और कौशल, लोगों को एजुकेशन देना, लोगों को स्किल देना। तो ये सारा काम महत्वाकांक्षी भारत में एक तरह से किया जाएगा। इसी के साथ साथ हम देखें तो जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम यहां पर बात कर रहे होते हैं जस्ट अ मिनट, तो जब हम यहां पर आर्थिक विकास के लिए बात करते हैं तो आर्थिक विकास का मतलब है उद्योग, वाणिज्य और निवेश को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना को बढ़ावा देना। अवसंरचना मतलब जैसे हमारा परिवहन क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, या हम बात करें जो हमारा सीमेंट उत्पादन का पार्ट है या लौह इस्पात का उद्योग है जो अर्थव्यवस्था में आधारभूत है, उनको बढ़ावा देना। उसके अलावा नई अर्थव्यवस्था, नई अर्थव्यवस्था का मतलब जैसे अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या अगर हम बात करें रोबोटिक्स की, या हम बात करें कि इनोवेशन यानी नवोन्मेष करना, ये नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और जिम्मेदार समाज की बात करें तो महिलाओं और बाल विकास पर ध्यान देना, इसके साथ साथ संस्कृति और पर्यटन उद्योग है उसको बढ़ावा देना, और साथ साथ पर्यावरण और जो जलवायु संबंधित समस्याएं हैं उनको ध्यान रखना, क्योंकि अगर इन पर ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज भविष्य के लिए बहुत अच्छा विकास नहीं कर सकता है। तो ये मेन अंदर के जो थीम है उनको आप ध्यान रख सकें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको 3 पॉइंट पर ध्यान रखने हैं कि बजट का बिंदु क्या है, महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास, जिम्मेदार समाज, यानी एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी। ये 3 हिस्से हैं बजट के जो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बजट में आते हैं, जो अगला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बजट में आता है कि बजट में सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी कहां से आती है और सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहां करती है। तो आपको टॉप 3 पता होने चाहिए कि सबसे ज्यादा आमदनी के स्रोत कहां हैं और सबसे ज्यादा खर्च करने के स्रोत क्या हैं, यानी अर्निंग और एक्सपेंडिचर। आप 3 ध्यान रखें दोनों में। वैसे टॉप का यानी नंबर 1 पर जो है उसे भी ध्यान रखें तो आपका एग्जाम में काम चल सकता है, लेकिन तीनों ध्यान रखें। कभी कभी पहला नहीं दिया जाता ऑप्शन में, तो इसीलिए सेफ साइड के लिए आप तीनों को ध्यान रखें। तो हम यहां पर देखते हैं कि भारत सरकार के पास जो 1 रुपए आता है, हम अनुमान ले लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में 1 रुपए का आमदनी और 1 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से हम यहां पर देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा भारत सरकार को आमदनी कहां से होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बोरोइंग्स यानी विभिन्न प्रकार के उधार जो भारत सरकार प्राप्त करती है वो हमारे पास एक तरह से खर्च करने के लिए सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो
तो आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए तो ध्यान रखें कोई टैक्स नहीं है। अलग अलग प्रकार के उधार और अन्य प्रकार की जो देनदारियां हमने जो पैसा लिया है और जो वापस करना है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लिया या एशियाई विकास बैंक से लिया या अमेरिका से लिया या जापान से लिया या बाजार में अन्य तरीके से भारत सरकार ने उधार लिया, तो वो सब एक तरह से क्या है, सरकार के पास सबसे बड़ा एक तरह से स्रोत है खर्च करने का। तो आप देखिए इसीलिए अर्थव्यवस्था में भारत में दिक्कतें हैं कि अभी भी आमदनी के पार्ट पर, यानी हम खर्च करने के लिए जिस पैसे का उपयोग करते हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आ रहा है, बोरोइंग्स या विभिन्न प्रकार के उधार से। आप आंकड़ा देखिए पूरे आंकड़े आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है कि पूरा आंकड़ा आपसे पूछा जाए, लेकिन यहां पर दे दिया है कि आप जानकारी के लिए ध्यान रखें। तो इसमें जैसे अगर हम देखें तो 20% लगभग हमारी जो सरकार की आमदनी है वो कहां से आ रही है, अलग अलग प्रकार के उधार से, बोरोइंग से आ रही है। तो सबसे बड़ा सरकार का एक तरह से जो पैसा सरकार के पास आता है उसका सबसे बड़ा स्रोत हो गया क्या, विभिन्न प्रकार के उधार। अब इससे अगर आप वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, लगभग 8,49,340 करोड़। यानी अगर आपको वैल्यू मान लीजिए याद करने का लग रहा है कि याद करना चाहिए तो आप याद कर लीजिए कितना, 8.49 लाख करोड़। ये 2020-21 के लिए एक तरह का अनुमान है जो आने वाले पार्ट के लिए। तो आप देखिए कि 20% का लगभग कितना हो रहा है, 8.49 लाख करोड़ रुपए ये सरकार प्राप्त कर रही है सबसे ज्यादा उधार से। दूसरा हिस्सा अगर हम देखें तो दूसरे पार्ट पर भारत सरकार के लिए जो सबसे ज्यादा आमदनी के पार्ट पर आता है हिस्सा, अगर आप देखें वैसे दोनों की वैल्यू परसेंटेज में लगभग सेम है, 18% यहां पर भी है, 18% भी, लेकिन वैल्यू के हिसाब से आप अंतर कर सकते हैं। तो दूसरे पर जीएसटी कितना मिलता है, लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपए। और तीसरे पर अगर आप देखें तो कॉरपोरेशन, जिसे हम बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर, तो निगम कर या कॉरपोरेशन टैक्स का जो पार्ट है वो तीसरा सरकार का सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है और वैल्यू कितनी है, 6.81 लाख करोड़ रुपीस। तो 3 हो गए, सबसे ज्यादा सरकार को पैसा मिल रहा है उधार से, दूसरे नंबर पर जीएसटी का जो पार्ट है और अन्य प्रकार के जो टैक्स लगे जीएसटी के साथ में वो, और तीसरा स्रोत सबसे बड़ा क्या है, निगम कर। तो यहां पर वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो 6.9 लाख करोड़ रुपए जीएसटी और टैक्सेस से है, निगम कर से हम देखें तो ये 6.81 लाख करोड़ रुपीस, और उधार से देखें तो 8.49 लाख करोड़ रुपीस। तो टॉप 3 सबसे बड़े ये सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है उनका एक तरह से स्रोत हो गया। अब दूसरा हिस्सा जो आता है कि भारत सरकार सबसे ज्यादा व्यय कहां करती है, खर्च कहां करती है। तो आप ये सोचिए कि सबसे ज्यादा आप उधार से पैसा प्राप्त कर रहे हैं खर्च करने के लिए, तो आपको उधार वापस करने के लिए जो पैसा आप दे रहे होंगे वो भी तो सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जब उधार हमारी आमदनी के स्रोत के रूप में सबसे नंबर 1 पर आ रहा है तो खर्च करने में भी नंबर 1 पर या नंबर 2 पर कम से कम जो हम वापस करेंगे पैसा वो जरूर होगा। तो यहां आप देखें सबसे ज्यादा भारत सरकार की जब हम बात करते हैं कि सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहां कर रही है, तो पहले नंबर पर आ जाता है कि केंद्र सरकार जितना भी टैक्स अलग अलग प्रकार से इकट्ठा करती है उसमें से राज्यों को कुछ हिस्सा देना होता है। आप लोग वित्त आयोग के बारे में समझते होंगे, तो वित्त आयोग जैसे 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट इस समय एक तरह से चर्चा में है, तो 15वां वित्त आयोग जो पार्ट पर आप देखें तो वित्त आयोग के द्वारा यह सिफारिश की जाती है कि केंद्रीय करों में से राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स तो भारत सरकार के पास ही जाता है, लेकिन मान लीजिए आप किसी राज्य में रहते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पंजाब में, कहीं पर भी रहने वाले हैं, आप उस राज्य में रहकर आमदनी एक तरह से जो जनरेट कर रहे हैं उस पर आप भारत सरकार को आयकर दे रहे हैं, तो राज्यों का भी आयकर में कुछ हिस्सा बनता है। तो ये वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश दी जाती है कि केंद्रीय करों का जो हिस्सा है उसमें से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कितना हिस्सा दिया जाएगा। और 15वें वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है कि जितना भी केंद्रीय करों से टैक्स आता है उसका 41% हिस्सा वो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में बटेगा। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कितना था, 42, अब कितना है, 41%। तो ये जो हिस्सा है ये केंद्र से राज्यों को जाता है। तो जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सरकार का खर्च, तो पहले नंबर के पार्ट पर आप देखें तो पहले नंबर पर आंकड़ा आ जाता है, अगर हम वैल्यू के पार्ट से देखें तो पहले जो सबसे बड़े खर्च के पार्ट पर आ जाता है वैल्यू, वो हिस्सा आपका बनता है जो राज्यों का एक तरह से हिस्सा है, जो वैल्यू आपकी 7.08 लाख करोड़ यानी 7.08 लाख करोड़।
तो ये सबसे बड़े हिस्से के पार्ट पर एक तरह से भारत सरकार के हिस्से में बन जाता है। और दूसरा हिस्सा आप देखें, देखिए वैल्यू के पार्ट पर आप ध्यान रखें कि परसेंटेज का जो शेयर है वो 20% का हिस्सा यहां ज्यादा है, और ये जो वैल्यू का पार्ट आपका 18% के हिस्से में पड़ रहा है। एरो एक तरह से जो आप थोड़ा सा इसको यहां बना दें और इसको इस जगह बना दें। देखिए जब हम राज्यों की बात करें तो सबसे बड़ा जो हिस्सा एक तरह से राज्यों को दिया जा रहा है वो पहले नंबर पर है, और जो वैल्यू का पार्ट है उसको एक तरह से आप जरा चेंज करें। ये वैल्यू 7.08 नहीं है, ये वैल्यू आपकी कितनी है 7.84 लाख करोड़, यानी लगभग आप देखें तो 7.8 लाख करोड़ का जो हिस्सा है वो एक तरह से भारत सरकार की तरफ से जो राज्यों को दिया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो जितना टैक्स सरकार इकट्ठा कर रही है उसमें से राज्यों को जो हिस्सा दिया जा रहा होता है अलग अलग प्रकार से, वो सरकार के सबसे बड़े खर्च में आ जाता है। और दूसरे पार्ट पर आप देखें तो दूसरा सबसे बड़ा हमारा खर्च क्या हो जाता है, ब्याज, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट के पार्ट पर देखें तो दूसरा सरकार का सबसे बड़ा खर्च है, कारण हमने उधार देखिए सबसे ज्यादा लिया था 20%। तो हमें मूलधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्याज की। तो ब्याज यहां पर एक तरह से है वो सबसे बड़े खर्चों में देखें टॉप 2 में आ जाता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा उधार ले रहे हैं तो ब्याज आपको देना ही पड़ेगा। मूलधन की अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम यहां बात कर रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू देखें तो ये लगभग 7.08 लाख करोड़ के रूप में है। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत नहीं है, आप सीधे ध्यान रखें कि सबसे ज्यादा आमदनी सरकार को पहले नंबर पर उधार से, दूसरा जीएसटी और अन्य करों से, और तीसरे पर आपका निगम कर। और जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा खर्चों में तो पहले नंबर पर भारत सरकार के पार्ट पर आ जाता है राज्यों को जो करों में हिस्सा दिया जा रहा है। दूसरा हिस्सा अगर आप देखें तो विभिन्न प्रकार के जो ब्याज भुगतान है, और तीसरा भी मान लीजिए अगर आपको देखना है तो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो खर्च किया जाता है। तो वैल्यूज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर एक लगभग मैंने अनुमान के रूप में आपको दे दिए आंकड़े, लेकिन उनको याद आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि ब्याज में कितना भुगतान भारत सरकार करती है। यह जरूर पूछा जाएगा भारत सरकार के लिए व्यय का सबसे बड़ा स्रोत, भारत सरकार के लिए आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत, तो वो जरूर पूछे जाएंगे। तो वो आपको टॉप 3 ध्यान रखने हैं, ऊपर भी और नीचे भी। वैल्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें। तो ये हिस्सा टॉप 3 हुआ, और रेगुलर पूछा गया आपके एग्जाम में कि सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी कहां से होती है और सबसे ज्यादा सरकार व्यय खर्च करने के पार्ट पर कहां से आती है। अगला हम देखते हैं तो सब्सिडी, भारत सरकार के द्वारा अलग अलग तरह की छूट दी जाती है। जैसे राशन की दुकान पर जो भी आपको सस्ता राशन मिलता है तो वो क्या है, खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी। किसानों को जो खाद्य फर्टिलाइजर दी जाती है वो बाजार मूल्य से कम पर सरकार देती है, तो वो फर्टिलाइजर सब्सिडी का पार्ट है। पेट्रोल डीजल अगर हम देखें या एलपीजी गैस की बात करें उस पर भारत सरकार सब्सिडी देती है। तो भारत सरकार की सब्सिडी सबसे बड़े खर्चों में है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है कि मान लीजिए आपको दे दिया खाद्य सब्सिडी या खाद पर सब्सिडी, फर्टिलाइजर पर, और दे दिया गया पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी, और पूछ लिया गया कि सबसे ज्यादा भारत सरकार किस सब्सिडी पर खर्च करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा भारत सरकार का खर्च किस पर होता है, खाद्य सब्सिडी पर। यानी जो राशन की दुकानों के माध्यम से या अलग अलग तरीके से भारत सरकार खाने पीने के सामानों पर छूट देती है, वो भारत सरकार की सब्सिडी में सबसे बड़ा खर्च है। आप देखें जरा, अगर हम 19-20 के लिए देखें तो ये वैल्यू आपकी कितनी है, लगभग 1.08 लाख करोड़ रुपए, और 2020-21 के लिए सरकार का अनुमान है कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए। वैसे ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा क्योंकि कोविड-19 के बाद भारत सरकार को बड़े पैमाने पर खर्च करना पड़ा है खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में भी सरकार को मदद देनी पड़ी है। तो भारत सरकार की तरफ से कोविड-19 में जो व्यय किया जा रहा है, तो असली आंकड़े जब अगले साल आएंगे तो आप देखेंगे ये सब्सिडी का जो हिस्सा है वो काफी बड़ा होगा। ये बजट का अनुमान है। तो आप देखें लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च केवल खाद्य सब्सिडी पर होता है। तो भारत सरकार की सबसे बड़ी सब्सिडी का खर्च क्या है, खाद्य सब्सिडी, फूड सब्सिडी है। ध्यान रखें, पेट्रोल डीजल या खाद्य पर सब्सिडी उससे कम है। तो खाद्य सब्सिडी सबसे ज्यादा भारत सरकार की है। अगला एक आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा,
यानी फिजिकल डेफिसिट, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर कितना एक तरह से घाटा बन रहा है। तो इसकी वैल्यू एक ध्यान रखें, कभी कभार आपसे पूछा गया है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं, लेकिन आप ध्यान रखें कि जितना देश का जीडीपी है, अगर हम 2019-20 की बात करें तो अनुमान लगाया गया था कि अगर मान लीजिए अभी हम जीडीपी की बात करें तो अभी हम राष्ट्रीय आय डिस्कस करेंगे, वहां पर आएगा जीडीपी। आप इतना समझ लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, भारत की सीमा के अंदर जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उनका अंतिम जो मूल्य होता है उसको आप जोड़ दीजिए, वो कहलाता है एक तरह से हमारा जीडीपी। हम राष्ट्रीय आय में भी डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो अभी आप जीडीपी ये समझ लीजिए कि जैसे भारत की जीडीपी हम मान लेते हैं कि 100 रुपए है, तो भारत सरकार का यह कहना है कि 19-20 में हमें जो घाटा था वो 3.8 रुपए का था, और सरकार का अनुमान था कि 2020-21 में इसको घटाकर हम 3.5% पर ले आएंगे। वैसे कोविड-19 के कारण ये स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, ये 3.5 नहीं, ये 4-5 या उसके ऊपर के लेवल तक भी जा सकती है। ये सरकार के अभी के अनुमान है, लेकिन ये बजट में दिया गया है तो आप बजट के अनुसार ध्यान रखें, वास्तविक आंकड़े अभी नहीं है। अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट, आप लोग यहीं पर बताइए, फिस्कल डेफिसिट में से क्या घटाते हैं, राजकोषीय घाटे में से क्या हिस्सा अलग करते हैं कि हमें प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त हो जाता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। राजकोषीय घाटे में से क्या हिस्सा घटाएंगे कि हमको प्राप्त हो जाए प्राथमिक घाटा। फिस्कल डेफिसिट में से क्या हम माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको प्राप्त हो जाए प्राइमरी डेफिसिट। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। किसी के द्वारा अगर मान लीजिए कमेंट, किसी को आंसर पता है तो बताएं इसे। राजकोषीय घाटे में से क्या आपको घटाना होता है जिससे आपको प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, क्या माइनस किया जाता है राजकोषीय घाटे में से। और मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका। राजकोषीय घाटे में से क्या हिस्सा घटाएंगे कि आपको प्राप्त हो जाएगा। दुर्गेश का आंसर एक्सपेंडिचर, व्यय। देखिए क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि अगर आपके पास राजकोषीय घाटा है यानी फिस्कल डेफिसिट है और आपको प्राप्त करना है प्राथमिक घाटा, तो प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए राजकोषीय घाटे में से क्या हिस्सा अलग किया जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस, वही आपको बताना है। किसी का अगर सब्सिडी नहीं, नीरज अभी किसी, चलिए ध्यान रखें, राजकोषीय घाटे में से अगर आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया, ध्यान रखें इसको, अगर आप ब्याज के भुगतान को अलग कर देते हैं। चंचल राठी का आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने, इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो चंचल राठी का एक आंसर आया हुआ है, सही पार्ट है कि अगर आप राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को अलग कर देते हैं यानी फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को अलग कर देते हैं तो आपको मिल जाता है प्राथमिक घाटा। आपके एग्जाम में बजट में शायद सबसे ज्यादा इसको पूछा गया है, तो आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो आप ध्यान रखें, जो प्राथमिक घाटा है यानी इसमें से ब्याज सरकार को जो देना है उसे अलग कर दीजिए, तो कितना घाटा बनता है। तो सरकार का अनुमान है कि 19-20 में तो यह जीडीपी का 0.7% था। सरकार की कोशिश है कि 20-21 में इसको घटाकर 0.4% पर लाया जाएगा। तो ये जो आंकड़ा 0.7 से 0.4% पर लाया जा रहा है, ये प्राथमिक घाटा है, और ये क्या है, राजकोषीय यानी फिस्कल डेफिसिट। तो वैल्यू आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है, और मेन हिस्सा है कि आप इसको ध्यान रखें, ये वैल्यूज दोनों तो कभी कभी एग्जाम में पूछी गई हैं, तो ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। मेन ध्यान रखें, फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज को हटाने पर आपको प्राप्त हो जाता है क्या, आपको प्राप्त होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। अगला आइए, अगला एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसको हम बोलते हैं एक तरह से लाभांश वितरण कर। देखिए लाभांश वितरण कर या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का मतलब यह था कि अगर कोई कंपनी मान लीजिए लाभ कमा रही है, मान लीजिए कंपनी 100 रुपए की है, उसको 10 रुपए का लाभ हो रहा है, अब वो लाभ का हिस्सा मान लीजिए अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में दे रही है, तो वो जो लाभ का हिस्सा, इसको हम बोलते हैं लाभांश, जो अपने कर्मचारियों में बांटती है उस पर भी टैक्स लगता है। तो भारत सरकार के इस टैक्स के कारण विदेशी निवेशक आकर्षित नहीं होते थे। उनको लगता था कि यहां पर लाभ कमाएं और लाभ का हिस्सा अगर हम कर्मचारियों को देते हैं कि वो अच्छा काम करें तो उस पर भी टैक्स लग जाता है। तो ये भारत सरकार ने अब खत्म कर दिया है, यानी कंपनियों के द्वारा अपने लाभ में से जो भी बोनस या अन्य रूप में लाभांश अपने कर्मचारियों को दिया जाएगा उस पर कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब नहीं लगाया जाएगा। लेकिन
हमें जैसे मान लीजिए आप कर्मचारी हैं और आपकी कंपनी ने आपको बोनस के रूप में कोई लाभांश का हिस्सा दिया है, तो कंपनी को टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको जो पैसा प्राप्त होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो आपको जो डिविडेंड यानी लाभांश का हिस्सा मिल रहा है वो आपकी आय का पार्ट है, उस पर सरकार जरूर टैक्स लेगी, लेकिन कंपनियों को अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो यह भारत में जो निवेश है उसको आकर्षित करने के लिए बड़ा अच्छा कदम माना जा रहा है। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे कि किस कर को भारत सरकार के द्वारा बजट में 2020-21 में हटाया गया है। तो ध्यान रखें, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या लाभांश वितरण कर। अगले पॉइंट पर आते हैं, स्टार्टअप्स के लिए। देखिए, स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत में बहुत तेजी से बढ़ता हुआ एक मार्केट है, बहुत बड़ी संख्या में रोजगार यहां पर आ रहा है, टेक्नोलॉजी का नया उपयोग कर रहे हैं और स्टार्टअप्स के लिए भारत में माहौल काफी अच्छा है। अगर हम बात करें बेंगलुरु, दिल्ली की बात करें या हम चेन्नई की बात करें, इन सब शहरों में स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर सरकार दे रही है। तो स्टार्टअप्स को अभी तक क्या था कि सरकार की तरफ से नियम यह था कि अगर कोई स्टार्टअप है और उसका सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए के पार्ट पर है तो 7 साल के लिए, जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई स्टार्टअप काम कर रहा है और 25 करोड़ का उसका सालाना टर्नओवर वो दिखा रहा है, तो आज आपका क्या है 2020, 7 साल ले ली यानी 2027 तक। इन 7 सालों में कोई भी 3 साल ऐसे हो सकते हैं जहां पर कंपनी के लाभ पर पूरे 100% भारत सरकार छूट दे देती है, यानी कंपनी जो लाभ कमाएगी उस पर कोई टैक्स का पार्ट नहीं रहेगा 3 साल के लिए, 100% छूट है। तो भारत सरकार, ये पुराना नियम था, इसे सरकार ने बढ़ा दिया। अब सरकार ने क्या कहा है जो बजट में कि 25 करोड़ की जगह स्टार्टअप की लिमिट कितनी कर दी गई है, 100 करोड़ रुपए। यानी अगर स्टार्टअप का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है तो उनको 3 साल के लिए 100% उनके लाभ पर टैक्स में छूट दी जाएगी। कितने सालों में, 10 सालों में। तो एक और आपका बदला है, जो पहले 7 साल में से 3 साल होता था, अब किसी भी 10 साल में से हो सकता है 3 साल, यानी 2020 में मान लीजिए तो 2030 तक। तो ये 10 साल के अंदर स्टार्टअप कोई भी ऐसा 3 साल ले सकता है जहां उसे 100% टैक्स में छूट दे देगी भारत सरकार। तो पहले कितना था, 25 करोड़, साल कितने थे, 10 साल, 7 साल में कितना लेना था, 3 साल। अब 25 की जगह 100 करोड़ टर्नओवर कर दिया गया स्टार्टअप के लिए, और 7 साल की जगह 10 साल के अंदर उन्हें 3 साल मिलेंगे जहां पर 100% टैक्स में छूट मिलेगी। तो आप देखिए 25 करोड़ से 100 करोड़ किया गया, यानी मान लीजिए कोई कंपनी 40 करोड़ की है, 50 की है, 60 करोड़ या 90 करोड़, 95 करोड़ का टर्नओवर करती है, वो सारे स्टार्टअप को इससे लाभ मिलेगा। तो स्टार्टअप्स के बेनिफिट के लिए सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है स्टार्टअप में कितने टर्नओवर तक सरकार कर में छूट देती है। तो ध्यान रखें 25 करोड़ की जगह कितना हो गया है, 100 करोड़, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, किसी भी 10 साल में जो आने वाले हैं। अगला हम देखें तो भारत सरकार की तरफ से घोषणा ये की गई है। देखिए अभी तक क्या था कि पैन नंबर लेना बहुत आसान प्रक्रिया नहीं थी, सरकार ने इसको बहुत आसान कर दिया है कि अब क्या है कि अपना आधार नंबर जो मोबाइल से कनेक्टेड हो, आप उस आधार नंबर के बेस पर एक इंस्टेंट पैन कार्ड ले सकते हैं, एक पैन नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसको कहा जाएगा इंस्टेंट पैन, यानी कार्ड आपको हो सकता है 2 महीने 3 महीने के बाद इशू किया जाए, लेकिन एक आपको पैन नंबर इशू कर दिया जाएगा, वो आपके आधार नंबर के ऊपर होगा। तो ये सुविधा सरकार ने बना दी है। तो पैन संख्याओं को बढ़ाने के लिए, पैन नंबर ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हो पाए, आधार संख्या के आधार पर इंस्टेंट पैन जनरेट करने की सरकार ने घोषणा करी थी, और ये चालू है। अगर आपका पैन नंबर नहीं है तो आधार नंबर, और आप आधार नंबर से जो आपका मोबाइल लिंक है वो आपके पास होना चाहिए, उसके आधार पर आप इंस्टेंट पैन को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, और ये जितने भी चैरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी जो भी विभिन्न प्रकार के चैरिटी के काम करते हैं, यानी एक तरह से मान लीजिए जो दानार्थ संस्थानें काम कर रही हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि देखिए आप सभी जानते हैं कि चैरिटी वाली संस्थाओं को टैक्स में बहुत छूट दी जाती है, और बहुत सारे बड़े बड़े जो आप बिजनेसमैन हैं या कह सकते हैं जो कभी कभी ब्लैक मनी का पार्ट भी चैरिटी इंस्टीट्यूट्स में पहुंच जाता है। तो सरकार इसको एक तरह से इस पर निगरानी रखना चाहती है या इस पर रोक लगाना चाहती है कि इलीगल पैसा ना पहुंचे, तो उसकी एक पूरा जो डिटेल है वो सरकार लेना चाहती है। तो उसके लिए सरकार ने जितने भी चैरिटी संस्थान भारत में काम कर रहे हैं उनसे कहा है कि वो सभी अपना रजिस्ट्रेशन का एक यूआरएन, आपसे पूछा जा सकता है कि यूआरएन नंबर किससे संबंधित है, तो किससे है, चैरिटी संस्थाओं से। भारत में सभी चैरिटी संस्थाओं को, यानी जो दान में काम करने वाले संस्थान हैं, उन्हें अब एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, और यह भारत सरकार इशू करेगी। इसके बेसिस पर चैरिटी संस्थाओं में जो भी कामकाज हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, उसकी निगरानी की जाएगी। अगला देखें,
सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, निगरानी किसकी करता है? नाम में ही है, प्रत्यक्ष करों की निगरानी करता है। वर्तमान में अध्यक्ष, कमेंट बॉक्स में आप बताइए सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो सीबीडीटी जो भारत में प्रत्यक्ष करों की एक तरह से निगरानी करता है, उसके द्वारा जितने भी करदायक यानी जो कर अदा करते हैं टैक्स पेयर, उनके लिए एक चार्टर बनाया जाएगा। देखिए चार्टर का मतलब क्या है कि सरकार की तरफ से जो सीबीडीटी है, जैसे डायरेक्ट टैक्स में एक प्रमुख टैक्स क्या है? इनकम टैक्स। आयकर भरने में बहुत सारी समस्याएं लोगों को आती हैं, तो सरकार ने कहा है कि वो एक चार्टर बना देगी, एक नियम कानून या गाइडलाइन दे देगी कि जो टैक्स पेयर उसके अधिकार क्या हैं और जो टैक्स वसूलने वाली संस्था उनके अधिकार क्या हैं। तो चार्टर में जो लिखा होगा उसके अनुसार कोई भी आपका जो टैक्स पेयर है, जैसे हम और आप जो करदाता हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो एक चार्टर के माध्यम से लोगों को सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? सीबीडीटी के द्वारा। पवन का आंसर आया अजय त्यागी, बेसिकली सेबी के अध्यक्ष हैं। पवन आपका जो आंसर आया अजय त्यागी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, न कि किसके? सीबीडीटी के। सीबीडीटी के अध्यक्ष हम एक तरह से आपको बता चुके हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि फिर से रिकॉल। मैं नाम बता देता हूं, एक हिंट देता हूं कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के सरनेम के साथ में उनका नाम मिलता है। तो आप जरा ध्यान करके आंसर बताइए, फिर से ट्राई कीजिए। अब आते हैं हम आयकर की दरें। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछी गई हैं और आयकर की दरें आपको पता होनी चाहिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको पता होनी चाहिए टैक्स की स्लैब क्या चल रही है। आप ध्यान रखें, इस बजट में पहली बार अगर हम देखें, ये आंसर नीरज और आहान भारद्वाज का है, बिल्कुल सही है। ये आपका पीसी मोदी अभिषेक का भी आंसर ये सही बिल्कुल आंसर है। मेरे ख्याल से जो हिंट है उससे आप लोग वहां तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। तो पवन आप ध्यान रखें, अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष हैं। नीचे जो आंसर दिए गए हैं वो दुर्गेश, अभय, नीरज, अभिषेक सभी का आंसर है। तो ये पीसी मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम आयकर की जो दरें उनको जरा देखते हैं। जब आयकर की दरों की बात करें तो अभी तक भारत में नियम यह था, देखिए इस बजट में पहली बार यह किया गया है कि आयकर की जो दरें हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आयकर में कोई छूट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप इस बारे में थोड़ा जानते भी होंगे, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे या आपके पेरेंट्स भरते होंगे। जैसे मान लीजिए किसी की एलआईसी पॉलिसी है या मेडिक्लेम कोई पॉलिसी ले रखा हुआ है, तो उस पर टैक्स में छूट मिलती है। बहुत सारे टैक्स फ्री बॉन्ड होते हैं, तो इस पर आपको सरकार टैक्स में छूट देती है। अब आपको छूट क्यों दी जाती है? क्योंकि आप एलआईसी में पैसा लगाएंगे तो सरकार को पैसा भी मिलेगा। तो कोशिश सरकार की क्या है कि कहीं ना कहीं एलआईसी में पैसा बढ़ाया जाए, सरकार को मिलेगा पैसा, सरकार निवेश करेगी। तो एक चेन बनी हुई है, आपको जीवन बीमा का लाभ दिया जा रहा है और आपको टैक्स छूट भी दी जा रही है। तो दोहरा आकर्षण है आपके पास। आप एलआईसी जैसी या अन्य संस्थाओं यानी प्राइवेट कंपनियां भी हैं, एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, वहां पर भी जो इस तरह के लाइफ इंश्योरेंस के प्रोग्राम है, अब वहां पैसा लगा रहे हैं क्योंकि आपको टैक्स में छूट दी जाती है। तो भारत सरकार ने अब आईटीआर फाइल करने के लिए दो टैक्स की रेट कर दी है। एक टैक्स की रेट का हिस्सा ऐसा है जहां पर आपको छूट मिलेगी, वो चाहे मेडिक्लेम का हो या लाइफ इंश्योरेंस या अन्य तरह की, जैसे सुकन्या समृद्धि खाता किसी का है तो उस बच्ची के अकाउंट में पैसा डालने पर आपको वहां टैक्स में छूट दी जा रही है। तो ये छूट मिलेगी। एक ऐसी रेट बना दी गई जहां पर कोई टैक्स छूट नहीं है। तो आप टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? अगर आप टैक्स में कोई छूट नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए आयकर की दरें ये बन जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। और अगर आप टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो आयकर की दरें ये रहती हैं। ये पिछले साल भी वही थी, कोई चेंज नहीं है। तो आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बस एक परिवर्तन किया गया, नया एक सिस्टम ला दिया गया है। तो पहली बार है भारत में आयकर की दरों का दो सिस्टम आ गया है। एक जगह कोई भी डिडक्शन, किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी, एक जगह जो छूट है पहले की तरह चलती रहेगी। आपकी मर्जी है किस सिस्टम में आप जाना चाहते हैं। अगर आपकी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे टैक्स फ्री आपने बॉन्ड ले रखे हैं, तो सीधी बात है आपको यहीं पर आना पड़ेगा, आपको तभी छूट मिलेगी। यहां पर आएंगे आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो आप देखें, पहले हम देखते हैं जो नई रेट आई है। तो नई रेट और पुरानी रेट में कॉमन क्या है कि 2,50,000 के पार्ट पर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है। लेकिन जैसे ही 2,50,001 रुपए से 5 लाख के बीच में आप आते हैं तो जो पुरानी रेट है वो 5% है और बिना किसी छूट के वहां भी 5% है। दूसरा हम देखते हैं 5,01,000 रुपए से 7.5 लाख के बीच में है, तो पुरानी रेट आपकी कितनी है? 20%। लेकिन बिना छूट वाली जो नई रेट है वो कितनी है? 10%। 7,50,001 रुपए से 10 लाख के बीच में आमदनी है तो पुरानी 20%,
और नई रेट कितनी हो गई है जहां पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी? 15%। 10,01,000 से 12,50,000 के बीच में आपकी आयकर दर पुरानी कितनी है? 30%, जहां आपको छूट मिल रही है। और यहां पर कितना? 20%, कोई भी छूट आपकी नहीं है। अगर आप 12,50,000 एक से 15 लाख के बीच में कमाते हैं, ये आपकी अर्निंग है, तो 30% का टैक्स यहां पर बनता है। और नई जो नया टैक्स सिस्टम है जहां पर छूट नहीं है वहां पर 25%। और 15 लाख से ऊपर तो आप ध्यान रखें, हमेशा 15 लाख से ऊपर पुराना हो या नया हो, सब जगह आपको 30% इनकम टैक्स लगता है। तो जो नया सिस्टम है उसमें आपको टैक्स छूट नहीं है। तो आप देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो एक तरह से आप देखें 6 यहां पर आपको टैक्स की रेट आ गई हैं। और इसी कारण से ये अंतर यहां पर आपको दिख रहा है कि 2.5 लाख से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, तो ये छोटे छोटे पार्ट पर इसको तोड़ दिया गया है। तो असली में आप देखें तो टैक्स की स्लैब क्या है? 5, 20 और 30 है पुरानी वाली। ये 2.5 लाख से 5, ये 5 से 10 और ये 10 से ऊपर। तो आप 10 से ऊपर जैसे ही जाते हैं 30% की स्लैब बन जाती है। लेकिन नई जो टैक्स की रेट है उसमें अंतर आ चुका है, तो आपको इसके अनुसार जो नई वाली टैक्स की रेट है वो भी ध्यान रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बिना छूट वाली जो आयकर दरें हैं उनमें कितनी दरें हैं, तो कितने परसेंट हैं? कितनी दरें अलग अलग है? 6, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो ये यहां पर दरें ध्यान रखें, नया सिस्टम आ गया है। एक चीज और आप ध्यान रखें कि भारत में जो आयकर देने वाले हैं वो 3 हिस्सों में बटे होते हैं। एक तो होते हैं 60 वर्ष की आयु तक, यानी 60 साल या उससे नीचे आयु वाले, यानी 59, 58, उससे नीचे 30, 40, 45, तो ये सब आपके आयकर। एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं 60 से लेकर 80, इनको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। और एक होते हैं 80 साल से ऊपर, तो इनको कहा जाता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो 3 कैटेगरी हैं। 60 साल से नीचे के पार्ट पर हैं तो आप सामान्य रूप से ये सारी टैक्स की दरें यहां पर लगती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया 60 साल से नीचे। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि अगर आप 60 साल या उससे ऊपर की आयु में आते हैं तो आपके लिए टैक्स की जो सिस्टम है, रेट है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। 60 साल से ऊपर लेकिन 80 साल से नीचे हैं, 60 साल से ऊपर लेकिन 80 के नीचे हैं, तो आपको 3 लाख तक की छूट मिल जाती है। 60 से नीचे कितनी है? 2.5 लाख। अभी हमने पीछे देखा, ये देखिए, तो ये 60 तक के लिए है। लेकिन 60 साल या उससे ऊपर के पार्ट पर हैं तो आपकी छूट हो जाती है 3 लाख। 80 साल से ऊपर हैं तो वहां पर आपकी छूट वैसे ही रहती है। 3 लाख 1 रुपए से अगर आप 5 लाख के बीच में हैं तो 60 साल से 80 साल के बीच में है तो 5% की टैक्स आपको लगती है। 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से ऊपर कोई भी हिस्सा है तो वो आपका 30%, पहले की तरह है। बस अंतर क्या है कि 60 से 80 के बीच में जो 2.5 लाख है वो बढ़कर कितना हो जाता है? 3 लाख। 80 साल से अगर आप ज्यादा एज के हैं और आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आपकी टैक्स छूट बढ़ जाती है 2.5 और 3 की जगह कितनी? 5 लाख। यानी 5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स आपका नहीं है अगर आप 80 साल या उससे अधिक आयु के हैं। तो इतनी जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको ही 5 लाख की छूट है। 60 से 80 वालों की 3 लाख और 60 से नीचे वालों की 2.5 लाख। तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये छूट आप ध्यान रखें। तो 5 लाख तक का छूट है 80 से ऊपर। तो इसका मतलब क्या है? 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख के बीच में जब आएगी इनकम तब 20% की स्लैब इन पर लगती है। यानी 80 साल से ऊपर आयु के जो सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनमें 5% की स्लैब नहीं लागू होती। इसे आप जरा ध्यान रखें। और 10 लाख से ऊपर है तो ये फिक्स है हर जगह कि आपको 30% का जो टैक्स है वो देना ही पड़ेगा। तो ये अंतर ध्यान रखें, 60 तक, 60 से 80 और 80 से ऊपर। अगले में जरा कुछ सेस या सरचार्ज को देखते हैं, कभी कभार जो पूछे गए। अंतर हम बचा चुके हैं। सेस का मतलब, उपकर का मतलब किसी कारण से लगाया जाता है और पैसा वहीं खर्च करना होता है। सरचार्ज उद्देश्य के बिना लगाया जाता है, सरकार कहीं भी खर्च कर सकती है। जैसे अगर हम बात करें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर, कितना है? 4%। इसमें से पैसा जो इकट्ठा होगा वो स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च होगा। सरचार्ज आप देखिए, सरचार्ज अगर आप देखें, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो आप पर 10% का सरचार्ज लगेगा। देखिए सरचार्ज का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए आपकी आमदनी है और आपने मान लीजिए 10 रुपए का टैक्स दिया है, तो जो टैक्स दे रहे होते हैं उस पर सरचार्ज लगता है। यानी 10 रुपए का आप निकाल दीजिए 10%। तो उसी तरह से आप देखें 1 करोड़ से ऊपर लेकिन 2 करोड़ से नीचे तो सरचार्ज 15%। अगर 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है तो सरचार्ज 25%, और 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो सरचार्ज आपका कितना है? 37%। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जा रही है टैक्स देखिए आपका बढ़ता जा रहा है।
अगले पर आते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कृषि में ऋण देने के लिए, तो सरकार ने बोला है कि 15 लाख करोड़ रुपए का टारगेट है 2020-21 तक किसानों को ऋण देने का। लक्ष्य कितना है? 15 लाख करोड़ 2020-21। ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। तो मत्स्य पालन की बात अगर हम करें तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए का मछलियों का निर्यात भारत करेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की मछलियों का निर्यात किया जाएगा। कब तक? 2024-25 तक। यह ब्लू इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है बजट में। किसान रेल हम डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप देखें तो किसान रेल पहली जो है वो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चल चुकी है। तो किसान रेल के द्वारा क्या है कि जो कृषि के उत्पाद हैं उनको तेजी से बाजार तक पहुंचाने के लिए जो रेलवे है वो कृषि क्षेत्र में मदद करेगा। तो कृषि रेल की अगर हम बात करें तो यह भारतीय रेलवे के द्वारा कृषि क्षेत्र में मदद के लिए शुरू किया गया है। कृषि उड़ान की बात करें तो यह भी जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है या किसी पहाड़ी क्षेत्र में होता है, तो दूर दराज के क्षेत्रों से कृषि उत्पादों को बाजार तक और उसको निर्यात करने के लिए बाहर ले जाने के लिए जो सुविधाएं हैं वो एक तरह से देना। तो कृषि उड़ान की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम देखें कोई महंगा उत्पाद देखें, जैसे अगर हम बात करें केसर, सैफरॉन काफी महंगा होता है, तो इसको अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर से किसी और राज्य में या किसी दूसरे देश में इसको मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए कृषि उड़ान का एक तरह से उपयोग किया जाएगा। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल यानी भारत के राज्यों के बीच में उड़ानें होंगी और बाहर भी होंगी, जिससे एक्सपोर्ट भी बढ़े और भारत के अंदर भी कृषि उत्पादों का जो बाजार है वो मजबूत किया जाए। तो 2 सुविधाएं एग्रीकल्चर में, किसान रेल और कृषि उड़ान। जैविक खेती पोर्टल की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक उत्पाद हैं उनको बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। आप सभी बताइए भारत में किस स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट, जैविक राज्य का दर्जा दिया जाता है, जहां पर पूरी खेती ऑर्गेनिक या जैविक आधार पर की जाती है? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है। देखिए नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पिछले साल ही बजट में ला दिया गया था। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई रासायनिक खाद या अन्य तरह का उपयोग नहीं करना है, और यहां पर जीरो बजट का मतलब यह है कि कृषि से ही ऐसा चीजें उत्पादित करना है जो खेती में उपयोग किया जाए। यानी पशुपालन के द्वारा जैसे गोबर का पार्ट है या अन्य चीजें जो मिलेंगी उनका खाद या अन्य चीजों में उपयोग करना है, और कृषि से उत्पादन करके जानवरों का भी लालन पालन करना है। तो सारा हिस्सा क्या है? एक ही क्षेत्र में, यानी कृषि क्षेत्र से ही सब कुछ मिलेगा, कच्चा माल भी और जो दूसरा उत्पादन है वो भी। तो जीरो नेचुरल बजटिंग का सिंपल सा मतलब यह रहता है किसी भी तरह कृषि से बाहर कोई भी हम यहां पर इनपुट नहीं डालेंगे। और ये महाराष्ट्र में बेसिकली शुरू किया गया, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि भारत सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का मतलब आप समझ लें कि कृषि के क्षेत्र से ही कच्चा माल लेकर कृषि में लगाया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए हमको किसी भी तरह की खाद की जरूरत है तो हम कहां से लेंगे? जो पशुपालन है वहां से, गोबर या अन्य तरह का जो पार्ट है उसके थ्रू। या अगर हम मान लीजिए हमें कीटनाशी चाहिए तो कीटनाशियों के लिए कुछ इस तरह के प्राकृतिक उत्पाद हैं उन्हीं का उपयोग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम नीम की बात करें या नीम का जो ऑयल है उसका उपयोग करना। तो ये सारा एक तरह से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात की जा रही है, और यह भारत सरकार लागू करने के लिए इस बजट में कहा गया है। वैसे पिछले साल के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। आगे आप देखिए, कभी कभी बजट में कोई लक्ष्य किसी समय के लिए दिया जाता है तो वो पूछे जा सकते हैं। जैसे 2025 तक के लिए भारत सरकार ने कोशिश ये लक्ष्य रखा है कि फुट एंड माउथ डिसीज यानी पैर और मुंह में, जैसे खुरपका इसे कहा जाता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें तो जानवरों के खुरों में और उनके मुंह में एक तरह से जो इन्फेक्शन होता है तो इसको हम बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। इसके अलावा अगर हम देखें तो मवेशियों में ब्रुसेलिस नाम की एक बीमारी होती है। और अगर हम बात करें भेड़ और बकरियों की यानी शीप और गोट की बात करें तो उनमें एक बीमारी होती है, उसको पीपीआर कहा जाता है। नाम आप ध्यान रखें, पेस्ट डैश पैटिस रेमिनेंट्स। तो ये जो पीपीआर बीमारी है जो भेड़ और बकरियों में पाई जाती है, तो 3 बीमारियां हो गई, फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रुसेलिस और साथ में पीपीआर। इन तीनों बीमारियों को भारत से 2025 तक पूर्ण रूप से सफाया करने के लिए भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में लक्ष्य रखा है। तो नाम पूछ सकता है किनको किनको खत्म करने के लिए सरकार ने लक्ष्य बनाया है। अगला देखिए, भारत सरकार की तरफ से 2025 तक
टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और योजना का नाम क्या दिया गया है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो यह कैंपेन शुरू की गई है 2025 तक टीबी को भारत से समाप्त करने के लिए। भारत में जो पुलिस के विज्ञान है, तो पुलिस विज्ञान को आगे बढ़ाने, उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस और साइबर फॉरेंसिक को, आप देखें आज के समय में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी जांच करने के लिए नए तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पुलिस के जो लोग हैं उनको पता होनी चाहिए, या हमारी जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं उनको पता होने चाहिए। फॉरेंसिक में नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, जैसे डीएनए के आधार पर या अन्य तरीके, तो उनके बारे में हमें अध्ययन करने की जरूरत है। तो जैसे हम बोलते हैं पुलिस साइंस, वो भारत में बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में कहा है और इसीलिए भारत सरकार ने 2 संस्थान स्थापित करने के लिए कहा है, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखें, नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी यानी एनपीयू की स्थापना की जाएगी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू, ये 2 संस्थान भारत में पुलिस विज्ञान को और फॉरेंसिक साइंस जो है उसको बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जाएंगे। अगला देखिए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे कपड़े जिनको हम टेक्निकल क्लॉथ या टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। जैसे अगर आप देखें बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है, या जैसे गोताखोर या डाइवर्स हैं उनके द्वारा जो ड्रेस पहनी जाती है वो टेक्निकल टेक्सटाइल का पार्ट है। या अगर हम देखें कभी कभी अगर हम जैसे पर्वतारोहण करते हैं, जो माउंटेनियरिंग करते हैं, तो उनके जो कपड़े होते हैं, उनके जो शूज हैं, तो उनमें अलग तरीके से एक तरह से जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो वो एक तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा रहते हैं। या ग्लव्स की बात करें जो उपयोग वो करते हैं, तो ऐसे कितने भी कपड़े जिनका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में, या जैसे अग्निशमन की बात करें जो फायर फाइटिंग करते हैं, उनके द्वारा एक अलग तरीके की ड्रेस पहनी जाती है जिससे वो हीट से बच सके, तो वो भी क्या है, टेक्निकल टेक्सटाइल का हिस्सा है। तो भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2020-21 से लेकर, समय सीमा ध्यान रखें, 2023-24 के लिए, तो ये एक तरह से आप देखें तो 4 साल का 2020-21 से 2023-24 अगर आप देखें तो 20-21, 22-23 यानी एक तरह से 3 साल का समय है जिसमें सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ये एक तरह से जो 1480 करोड़ का पार्ट है वो एक तरह से खर्च किया जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था में टेक्निकल टेक्सटाइल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो वित्तीय वर्ष अगर आप देखें तो 3 है, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। तो यहां हमने इसे गलत एस्टिमेट कर दिया, ये कितने हैं, यहां सही लिखा हुआ है 4। अगर आप देखें भाई 20-21, उसके बाद 21-22, उसके बाद 22-23 और लास्ट में आपका 23-24। तो कितने साल हो गए, 4, 3 नहीं है जो हमने गलत अभी बोल दिया था, 3 नहीं 4। तो 4 सालों का लक्ष्य 2020-21 से लेकर 2023-24 तक, जिसमें 1480 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा अवसंरचना यानी परिवहन की बात करें, या अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग है, या हम बात करें सड़क परिवहन, जो भी आपका जैसे लौह इस्पात का पार्ट है, तो अर्थव्यवस्था में जो आधारभूत उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने आने वाले जो 5 साल हैं उनमें अर्थव्यवस्था में 100 लाख करोड़ रुपए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना में खर्च करने के लिए लक्ष्य दिया है। तो अवसंरचना में आने वाले 5 साल में कितना खर्च किया जाएगा, 100 लाख करोड़ रुपए। तो सरकार आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है कि आने वाले 5 वर्षों में अवसंरचना में कितना खर्च किया जाएगा, तो ये कितना होगा, 100 लाख करोड़ रुपए। इसी के साथ साथ पिछले वर्ष 31 दिसंबर 2019 से एक योजना चल रही है, इसको सरकार और आगे बढ़ाएगी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ये एनआईपी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से ही संबंधित है। इसमें 103 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। अलग अलग चरण में हैं, कुछ अभी बिल्कुल जिसे बोलते हैं पेपर पर ही हैं, यानी आधारभूत रूप में शुरू नहीं हुए, कुछ स्टार्ट हो भी चुके हैं। तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पिछले साल ही शुरू हो चुका है, तो बजट में सरकार ने इसको और बढ़ाने की बात कही है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स यानी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी उत्पादन करती है, तो उत्पादन को बाजार तक ले जाना, कच्चा माल उनके तक पहुंचना, तो ये क्या, ये लॉजिस्टिक का एक तरह से हिस्सा है। या कोई उत्पादन कृषि का है, उसको स्टोर करके रखना, भंडारण करना, ये भी क्या है, लॉजिस्टिक का पार्ट है। तो लॉजिस्टिक को भारत में मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने घोषणा करी है कि जल्दी ही नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का भारत सरकार के द्वारा घोषणा की जाएगी। तो ये जल्दी भारत सरकार के द्वारा लाई जाएगी। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो नदियों के किनारे
जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक योजना शुरू हुई है जिसको अर्थगंगा नाम दिया गया है। अर्थगंगा, अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब क्या है? मुद्रा या पैसे से मतलब है। तो अर्थगंगा जो प्रोजेक्ट है उसका उपयोग नदी के किनारे, खासतौर पे गंगा की बात करें या अन्य जो हमारी प्रमुख नदियां हैं उनके जो तटवर्ती यानी किनारे के क्षेत्र हैं वहां पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अर्थगंगा प्रोजेक्ट को लाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से घोषणा की गई कि 2024 तक सरकार की कोशिश है कि 100 एयरपोर्ट हैं उनको उड़ान योजना में शामिल किया जाए। उड़ान का मतलब क्या था? उड़े देश का आम नागरिक, यानी छोटे जो हमारे राज्य हैं वहां पर वायु यातायात को बढ़ावा देना। तो वहां पर हवाई अड्डों की संख्या जो 100 है वो बढ़ाई जाएगी, जो उड़ान योजना में शामिल किए जाएंगे। तो वैसे भारत में जो 100वां एयरपोर्ट है वो सिक्किम में कौन सा था? पैक्योंग। ध्यान रखें, 100वां हमारा जो हवाई अड्डा है वो सिक्किम का पैक्योंग था। तो यहां पर 100 जो हवाई अड्डे हैं उनको उड़ान योजना में लाने की सरकार ने 2024 तक लक्ष्य रखा है। इससे होगा क्या कि छोटे शहरों के लोग वो भी वायु यातायात में शामिल हो सके। योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, उड़ान। इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो हमारे यहां क्वांटम टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स का एक हिस्सा होता है क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स का जो पार्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बजट में 8,000 करोड़ रुपए से एक 5 साल की योजना बनाई है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी और उसका जो एप्लीकेशन है उसके बारे में एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है 5 साल के लिए, और पैसा कितना दिया गया? 8,000 करोड़ रुपए। तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन में सरकार ने कितना संसाधन दिया है, या भारत सरकार की तरफ से विज्ञान में बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में नया मिशन शुरू किया गया है? तो किसमें है? क्वांटम टेक्नोलॉजी में। आगे हम देखें तो भारत सरकार ने संस्कृति पर भी एक तरह से जोर दिया है। तो भारत सरकार ने घोषणा करी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, यानी भारतीय संस्कृति और संरक्षण संस्थान, उसकी स्थापना की जाएगी। किसमें? संस्कृति मंत्रालय के अधीन, और इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। जो नई स्थापना की बात होती है एग्जाम में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। इसी के अलावा देखें 5 हमारे ऐसे पुरातात्विक स्थल हैं जिनको भारत सरकार के द्वारा आइकॉनिक यानी प्रमुख स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा, और वहां पर एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा वहां की जानकारी देने के लिए। तो ये 5 जो जगह उनको आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि कौन सा आइकॉनिक स्थल के रूप में डेवलप नहीं करेगा भारत सरकार। तो 5 देखें, हरियाणा का राखीगढ़ी, आप सभी जानते हैं जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता है उससे संबंधित है, सिंधु घाटी। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर असम में, धोलावीरा ये भी आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से गुजरात में, और आदि चंदलूर कहां पर? तमिलनाडु में। अगला देखें, और ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है क्योंकि सरकार ने घोषणा पहले ही कर दी थी। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोथल गुजरात में है वहां पर एक डॉकयार्ड या एक तरह के बंदरगाह के अवशेष माने जाते हैं। तो उसी गुजरात में जो लोथल जगह है वहां पर भारत सरकार के द्वारा मैरीटाइम म्यूजियम यानी समुद्र से संबंधित एक बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो ये मैरीटाइम म्यूजियम कहां पर होगा? गुजरात में, लोथल। तो आप ध्यान रखें इसे। और ये हमारा जो शिपिंग मिनिस्ट्री है यानी जहाजरानी मंत्रालय उसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, लोथल मैरीटाइम म्यूजियम। अगला हम देखते हैं, आप जो भी बैंक में पैसा रखते हैं उस पर भारत सरकार एक आपको जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस या बीमा राशि देती है। इनकेस कोई ऐसी दिक्कत आती है कि बैंक नष्ट हो जाता है या बैंक घाटे में चला जाता है तो आपको एक इंश्योरेंस आपके डिपॉजिट पर दिया जाता है। तो ये डिपॉजिट भारत में 1 लाख रुपए था, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया कितना? 5 लाख रुपए। यानी अगर किसी भी तरह बैंक संकट में आता है तो आपको अपने जो भी जमा है वो 5 लाख से कम हो या 5 लाख से ज्यादा, मान लीजिए 3 लाख का जमा है और बैंक मान लीजिए नष्ट हो जाता है तो आपको 5 लाख मिलेंगे। मान लीजिए आपका 10 लाख जमा था बैंक में और बैंक किसी भी तरह मान लीजिए नष्ट हो जाता है तो आपको तब भी 5 लाख मिलेंगे। तो आपका जमा कितना है कम ज्यादा उससे मतलब नहीं है, आपकी जो बीमा राशि बैंक में जमा होती है इसकी गारंटी कौन देता है? DICGC, RBI की संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो DICGC के द्वारा जो हमें एक बीमा कवर दिया जाता है बैंक में जमा पर, इसको 1 लाख रुपए
प्रति जमाकर्ता से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बैंकों पर जमा पर जो आपका बीमा है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख। अगला देखिए, विवाद से विश्वास। तो ये प्रत्यक्ष कर, यानी जैसे हम बात करें डायरेक्ट टैक्स में, जैसे इनकम टैक्स या निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स में अगर किसी तरह का कोई विवाद है, किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसको निपटारा करने के लिए भारत सरकार ने ये योजना की घोषणा की है। सरकार का ये कहना है कि आपका जो भी टैक्स बनता है वो अगर आप 31 मार्च 2020 तक दे देते हैं तो आप पर जो भी केस चल रहा है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई एडिशनल, कोई एक्स्ट्रा एक तरह से बनता है, तो वो जो पार्ट है, एडिशनल अमाउंट टू बी पेड इफ अवेलेबल आफ्टर 31 मार्च 2020, यानी जितना आप पर टैक्स बनता है वो अगर आपने 31 मार्च 2020 तक दे दिया तो आपके सारे विवाद हटा दिए जाएंगे। अतिरिक्त जो भी आपका पैसा बनता है वो 31 मार्च 2020 के बाद भी एक तरह से आप दे सकते हैं। तो सरकार का कहना यह है कि अगर आपके कर संबंधी विवाद है और विवाद का पैसा 31 मार्च 2020 तक आप दे देते हैं तो वो आपका जो विवाद है वो सरकार खत्म कर देगी। तो सरकार चाहती है कि विवाद में लगभग 6 से 7 लाख करोड़ फंसा हुआ है, तो अगर इस तरह से विवाद कुछ पैसा देकर लोग अपने केस हटा लेते हैं या सरकार केस को बंद करती है तो सरकार को पैसा मिल सकता है। तो इसीलिए विवाद से विश्वास योजना को लाया गया है और इसकी एक तरह से जो डेडलाइन है वो रखी गई है 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 तक जो भी आपके 31 मार्च 2020 तक के आपके टैक्स बनते हैं वो आप पे करने की छूट दी गई है। तो उनको देकर एक तरह से आप जितने भी आपके केस हैं डायरेक्ट टैक्स के उनसे हट सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि विवाद से विश्वास योजना डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला देखें तो अगला एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर आप आंकड़ा यहां पर देखें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2.9 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है अमेरिकी, यानी 2900 अरब डॉलर की। भारत कितना करना चाहता है लक्ष्य? 5 ट्रिलियन, यानी हम लगभग 3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच रहे हैं। तो हमने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ा, फ्रांस को हम पीछे छोड़ ही चुके थे, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। पहला आप देखें तो पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे के पार्ट पर आप देखें तो चीन, तीसरे के हिस्से पर जापान, चौथे पर अगर आप देखें तो जर्मनी और 5वें पर कौन आ गया है? इंडिया। तो अमेरिका देखें 21.4 ट्रिलियन, तो भारत कितना है? 2.9 ट्रिलियन। तो हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं विश्व में। ये बजट में सरकार ने घोषणा करी थी। इसी के साथ साथ 2006 से 16 इन 10 सालों में भारत में लगभग 27.1 करोड़ लोग हैं जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, यानी वो गरीबी से हटाए गए हैं। इसी के साथ साथ भारत सरकार का कहना है कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रोडक्टिव यानी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा योगदान करने वाली जो जनसंख्या है उसका हिस्सा 15 से 65 साल की जो आयु सीमा का है वो भारत में सबसे ज्यादा हो गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश या जनसंख्या अधिशेष, जो हमारे यहां सबसे युवा जनसंख्या होने के कारण हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी है, क्योंकि अन्य देशों में इस तरह से जो कार्यकारी आबादी है, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो घटी है। जैसे अगर हम देखें जापान में तो युवाओं की संख्या कम है, बुजुर्गों की संख्या या जो सीनियर सिटीजन उनकी संख्या ज्यादा है। तो यह अर्थव्यवस्था में एक नुकसान के रूप में माना जाता है। तो यह सरकार ने आंकड़ा यहां पर दिया है कि 15 से 65 की जो प्रोडक्टिव एज है उसमें हमारे यहां की जनसंख्या काफी ज्यादा है दुनिया के किसी भी प्रमुख देश की तुलना में। इसी के साथ साथ कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सरकार ने बजट में किस योजना में सबसे ज्यादा पैसा दिया, तो हमने टॉप 3 आपको लिख दिए। आप पहला ध्यान रखेंगे आपके एग्जाम में तब भी आपके लिए काफी होगा। तो पीएम किसान योजना, किसान की फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। पीएम किसान योजना की, किसान पीएम तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री, किसान का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पीएम किसान योजना में क्या है? वार्षिक 6,000 रुपए का आर्थिक लाभ भारत सरकार किसानों को देती है। तो ये सरकार में जितनी योजना उनमें सबसे ज्यादा आवंटन दिया गया है। कितना? 75,000 करोड़ रुपए पीएम किसान। इसी के साथ मनरेगा की बात करें तो 61,500 करोड़ रुपए का यहां पर सरकार ने संसाधन दिया है। और नेशनल एजुकेशन मिशन के लिए 39,161 करोड़ यानी 39,161 करोड़ रुपीस। तो पीएम किसान का किसी ने फुल फॉर्म दिया किसान का। पीएम किसान का मतलब क्या था? किसान सम्मान निधि।
तो किसान सम्मान निधि का जो पार्ट है पीएम किसान, सबसे ज्यादा 75,000 करोड़ रुपए। अब देखें कि कोई मंत्रालय की बात करें, ध्यान रखें पूरे मंत्रालय की बात हो रही है कि किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है। तो ध्यान रखें रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के पार्ट पर। इसमें ध्यान रखें सैलरी, अन्य प्रकार के खर्चे सब मिलाकर कहा जा रहा है। तो किसी मंत्रालय को कितना ओवरऑल दिया गया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 4,71,378 करोड़ रुपए, 4,71,378 लाख करोड़ रुपीस। और अगर हम गृह मंत्रालय की बात करें तो इनको दिया गया है 1,67,250 करोड़ रुपीस। और कृषि यानी एग्रीकल्चर, कृषि तथा किसान कल्याण का जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इनको 1,42,762 यानी 1,42,762 करोड़ रुपीस। आपको वैल्यूज की जरूरत नहीं है, आप मंत्रालय ध्यान रखें। रक्षा मंत्रालय को सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा संसाधन भारत सरकार ने बजट में अलॉट किया है। और पीएम किसान योजना को किसी भी सरकारी योजना की तुलना में सबसे ज्यादा 75,000 करोड़ रुपए का आवंटन भारत सरकार ने दिया है। अब बजट में जैसे कभी कभी पूछते हैं कि बजट का पूरा आकार कितना था, तो आप ध्यान रखें ये बजट का साइज है। कितनी वैल्यू है? 30.42 लाख करोड़ रुपए। तो ये सरकार ने जो खर्चे आमदनी के पार्ट है उनके लिए पैसा एक तरह से बजट में दिखाया है। तो आप कह सकते हैं 30.42 लाख करोड़ का हमारा बजट था। तो ये बजट का एक प्रमुख हिस्सा यहां पर हमने डिस्कस किया। अब बजट का जो पार्ट हमने डिस्कस किया है, तो बजट हम टॉपिक कर चुके हैं। तो बजट के संबंध में एक तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको एक तरह से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो बजट में जो क्वेश्चंस के पार्ट हैं उनको एक तरह से हम यहां कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर देंगे। तो क्वेश्चन आंसर सेशन पर हम आते हैं। जो हमने बजट टॉपिक डिस्कस किया है उसके क्वेश्चन आंसर के जो पार्ट हैं उनको एक तरह से हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर दीजिए। पहला, हु हैड प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट इन इंडिया? भारत में सबसे पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? भारत में सबसे पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हु हैड प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट इन इंडिया? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए अपने। आंसर आया है ए, आर के षणमुगम चेट्टी। ये दुर्गेश का आंसर है। सुनील का आंसर बी यानी आपका जॉन मथाई। और लोग आंसर दीजिए। मैक्सिमम लोग देखिए इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, पता चले कि आपने जो पढ़ा हुआ है उनको आप कितना एक तरह से सही कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। तो गलत होगा उसको सही करने के लिए आपको मौका है, क्योंकि एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहां इस तरह के क्वेश्चन आंसर सेशन में गलतियां पता चल जाएं तो वो रिपीट ना एग्जाम में, वो ऑब्जेक्टिव रहता है जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन आंसर का एक सेशन आपके साथ लेते हैं। तो यहां पर देखिए आंसर, अगर आप देखें क्वेश्चन की आप जो लाइन है उसे ध्यान रखें कि भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है। तो यहां पर एक तरह से अगर आप देखें तो हम ये पूछ रहे हैं कि पहली बार बजट है, ये नहीं कहा गया है कि पहली बार चुनी हुई सरकार का बजट। दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कार्यवाहक सरकार बनी थी उसमें वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम चेट्टी। और जॉन मथाई उसमें रेल मंत्री हुआ करते थे। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला रेल बजट भारतीय के द्वारा किसने प्रस्तुत किया, तो जॉन मथाई आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन जॉन मथाई आगे चलकर जब पहली बार भारत में चुनाव हुए और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उस सरकार में जॉन मथाई वित्त मंत्री थे। तो अंतर आप ध्यान रखें कि 47 की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम चेट्टी। तो दुर्गेश ने आंसर दिया था, जिसने भी आंसर ए दिया है सभी का आंसर सही है। तो यहां पर आंसर क्या आपका ए? यहां पर आध्यात्मिक संस्कार और साथ में एक आंसर दिया है अनुराधा सिंह का आंसर सही है, बिक्की का आंसर सही है। जिनके आंसर ए है आंसर सही है, आर के षणमुगम चेट्टी। अगर मान लीजिए यहां पर यह लिखा होता हु हैड प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट फ्रॉम ए इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में चुनी हुई सरकार का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आंसर क्या हो जाता? जॉन मथाई। तो अंतर है दोनों में, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये गलती ना करें क्योंकि आपके एग्जाम में दोनों पूछा गया हुआ है। तो जब पूछा जाता है पहला, और ये 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था, तो आप ध्यान रखें पहला पूछा जाएगा तो आर के षणमुगम चेट्टी का नाम आएगा। और जब पहला चुनी हुई सरकार के वित्त मंत्री का बजट आएगा तब आंसर होगा जॉन मथाई। दोनों में अंतर है, जो क्वेश्चन में लिखा उसके अनुसार आप आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हु हैड प्रेजेंटेड फर्स्ट बजट इन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया? तो पहले वाले का ही बिल्कुल दूसरा है।
तो जिन लोगों ने पहले वाले में जॉन मथाई आंसर दिया था, अब यहां पर आप देखें आपका आंसर जो है अब क्या हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया कि जब आ गया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी चुनी हुई सरकार का पहला बजट, तब आंसर हो जाएगा आपका क्या, जॉन मथाई। तो दोनों में हमने सेम ऑप्शन रखे थे। एक जगह आपका आंसर क्या था, आर के षणमुगम चेट्टी, और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आंसर हो जाएगा जॉन मथाई बी। ठीक है, तो आप अंतर ध्यान रखें, यह महत्वपूर्ण बात है कि अंतर आपको यहां पर पता होना चाहिए। चलिए अगले वाले पर आइए, और ये आपका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से संबंधित भी है और इकोनॉमी के पार्ट से तो है ही है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट बजट इन इंडिया अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। केंद्र सरकार किस संवैधानिक प्रावधान के दायित्व के तहत भारत में बजट प्रस्तुत करती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। भारत में किस अनुच्छेद यानी संवैधानिक प्रावधान के द्वारा भारत सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। फास्ट आप लोग आंसर दीजिए अपना। एक आंसर आया दुर्गेश का आर्टिकल 112, पवन का आंसर है बी यानी 113, अभिजीत का, नेहा, परम, इसके अलावा खेत सिंह और सलोनी, सभी के आंसर ए आ रहे हैं। चंचल राठी, परम, अनुराधा, दीपक त्यागी आपका 113 आ रहा है। कुछ लोग 113 भी बोल रहे हैं, कुछ लोग 112 है। मैक्सिमम आंसर मुझे 112 के दिख रहे हैं और कुछ बी के ऑप्शन पर भी जा रहे हैं। तो ध्यान रखें, हमारे संविधान में पहला तो ये कि बजट शब्द नहीं दिया हुआ है। हमारे संविधान के पार्ट पर लिखा क्या है कि आर्टिकल कौन सा है, आंसर आपका क्या है ए, 112 न कि 113। तो आंसर क्या है ए, जिनका जिनका ए है सभी का आंसर सही है। आर्टिकल 112 में अनुच्छेद 112 में यह कहा गया संविधान में कि भारत सरकार को जो भी साल में आमदनी और व्यय यानी अर्निंग और एक्सपेंडिचर का डाटा है वो पार्लियामेंट में देने की जरूरत है, और इसको कहा क्या जाता है, वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट। उसी को हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कह देते हैं। तो हमारे संविधान में बजट शब्द नहीं दिया हुआ है, आप ध्यान रखें। तो आंसर क्या है, ए आर्टिकल 112। जिनका भी आंसर था सही है, जिनका 113 था वो लोग ध्यान रखें कि आगे कभी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आंसर क्या है, 112। अगले पर आइए, विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। भारत में वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। बहुत बार पूछा गया है, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। भारत में बजट प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। मंत्रालय का विभाग, सॉरी मंत्रालय तो फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी जानते हैं, मंत्रालय का कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है भारत में बजट निर्माण के लिए। कौन सा डिपार्टमेंट बजट बनाने के लिए वित्त मंत्रालय में रिस्पॉन्सिबल है, आंसर यहां पर दीजिए। यहां पर अभी आंसर आ रहा है डी, दुर्गेश का, नीरज का बी आया है, मंजीत का सी आंसर है, अभिषेक डी, विवेक डी, परम का भी डी आया है, सुनील कुमार सेठी बी आंसर कर रहे हैं। उसके अलावा सी भी आंसर आया है, दीपक त्यागी ए, विवेक इकोनॉमिक अफेयर्स यानी डी आंसर आप बता रहे हैं, दुर्गेश फाइनेंशियल अफेयर्स डिपार्टमेंट डी। तो सब लोग डी जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग डी पर पहुंच रहे हैं, कुछ का आंसर सी भी गया है। देखिए यहां पर आप ध्यान रखें कि वित्तीय सेवाएं जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल सर्विसेज, इससे कंफ्यूज ना हो, ये बैंकिंग और उन सब से संबंधित है। तो आंसर आपका क्या है इसमें, डी, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट यानी आर्थिक मामलों का विभाग, ये भारत में बजट निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। तो जिनके जिनके भी आंसर डी हैं, जैसे दीपक का यहाँ पर, दुर्गेश, और उसके अलावा मैक्सिमम जो आपके आंसर सलोनी, मनीष त्यागी, सबके आंसर डी रहे हैं। आहान भारद्वाज, परम, खेत सिंह, जिनके भी आंसर आपके डी रहे हैं, सबके आंसर सही हैं। भारत में आर्थिक मामलों का जो विभाग है इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, इसके द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है, वित्तीय सेवाओं का विभाग नहीं है, ध्यान रखें आप। और आप लोगों को बताया था कि वित्त मंत्रालय में 5 विभाग होते हैं, कौन कौन से, राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट यानी आपका व्यय विभाग, उसके अलावा वित्तीय सेवाओं का विभाग फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट, और चौथे पार्ट पर इकोनॉमिक अफेयर्स आर्थिक मामलों का विभाग, और 5वां आपको क्या बताया था कि जो विनिवेश मंत्रालय विनिवेश विभाग है यानी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, उसको अब क्या कहा जाता है,
दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो DIPAM, दीपम, ये क्या था? पांचवा विभाग था वित्त मंत्रालय में, जो विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित था। तो बजट कौन बनाता है? आर्थिक मामलों का विभाग, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। ध्यान रखें, आंसर क्या है यहां पर? डी। नेक्स्ट, हु हैज प्रेजेंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट इन इंडिया? भारत में सबसे अधिक बजट किसने प्रस्तुत किए हैं? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लगभग मेरे ख्याल से सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी से आप लोग बताइए, पिछले जो हमने बजट डिस्कस किया उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछा गया ये भी है, कई बार पूछा गया है। तो ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि भारत में सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किए हैं। सबसे ज्यादा बजट भारत में मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी या यशवंत सिन्हा? हेल्प बायोटेक की तरफ से आंसर मोरारजी देसाई। दुर्गेश की तरफ से भी है, मोहम्मद उमर, आहान, परम के आंसर बी आ रहे हैं। अनुराधा का आंसर है मंजीत, डी, परम बी, सत्येंद्र, मोरारजी देसाई। आंसर आप ध्यान रखें क्या है? मोरारजी देसाई। आंसर आपका एक रेगुलर क्वेश्चन रहता है ये। सबसे ज्यादा 10 बार इन्होंने बजट एक तरह से प्रस्तुत किया है। जहां तक पी चिदम्बरम की बात करें तो ये दूसरी रैंक पर आ जाते हैं, पहले पर नहीं है। तो कुछ लोगों के पी चिदम्बरम आंसर है, तो ध्यान रखें आंसर क्या है? मोरारजी देसाई। कुल मिलाकर उन्होंने 10 बजट भारत में प्रस्तुत किए हैं। तो अधिकतम संख्या मोरारजी देसाई की, दूसरे नंबर पर है चिदम्बरम। तो आंसर क्या है यहां पर आपका? ए। अगला, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हु हैड प्रेजेंटेड बजट इन इंडिया। पहली महिला वित्त मंत्री जिन्होंने भारत में बजट प्रस्तुत किया, बताइए जल्दी से। पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में भारत में बजट प्रस्तुत किया। ऑप्शन क्या क्या है? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, नजमा हेपतुल्ला। बताइए यहां पर आंसर आपका। महिला वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट भारत में किसने प्रस्तुत किया? यहां पर कुछ आंसर आ रहे हैं, कुछ मैक्सिमम लोग के आंसर ए आ रहे हैं, कुछ बी आंसर भी दे रहे हैं। परम, दीपक, ऊपर दुर्गेश ने, यहां पवन सबने ए दिया है। कुछ निर्मला सीतारमण के नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए बी भी आंसर कर रहे हैं। दुर्गेश ने एक्सप्लेनेशन जो दिया है कि फर्स्ट फुल टाइम, वो सही बताया दुर्गेश ने। देखिए अंतर आप यहां ध्यान रखें, आपसे कहा गया है फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, और भारत में वित्त मंत्री के रूप में पहली बार जो बजट किसी महिला की तरफ से प्रस्तुत करने का उदाहरण है वो इंदिरा गांधी की तरफ से है, क्योंकि इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार था, क्योंकि वित्त मंत्री ने उस समय इस्तीफा दिया हुआ था। तो वो वित्त मंत्री नहीं थी पूर्णकालिक, यानी फुल टाइम नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन वित्त मंत्री नहीं थे पद पर, तो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो यहां पर आपसे यही पूछा गया है कि पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट किसने प्रस्तुत किया है। यह नहीं कहा गया है कि पहले पूर्णकालिक फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जिसने बजट प्रस्तुत किया है। अगर ऐसा होता तो आंसर क्या होता? तब आंसर आपका बदल जाता। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या है आपका? ए, इंदिरा गांधी। इन्होंने एक तरह से बजट प्रस्तुत किया हुआ है पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में, क्योंकि इनके पास प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी कार्यकाल उस समय उनके पास उन्होंने ले रखा हुआ था, कारण वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया हुआ था। तो आंसर क्या है यहां पर? ए, इंदिरा गांधी, आप ध्यान रखें। चलिए अगले पर आते हैं। पिछले क्वेश्चन का कुछ लोगों ने जो आंसर किया था गलत, वो यहां सही हो सकता है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हु हैड प्रेजेंटेड बजट इन इंडिया, भारत में पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में बजट प्रस्तुत करने वाली महिला। अब आंसर हम यहां बताइए। ऑप्शन वही है आपके, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, नजमा हेपतुल्ला। तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर अब आपका बिल्कुल सही, सब लोगों का जो अभी एक्सप्लेन किया था सबके बी आ रहे हैं। इसका मतलब सभी ने इस अंतर को समझ लिया। अंतर आपको समझने की जरूरत है कि जब कह दिया गया फुल टाइम यानी पूर्णकालिक वित्त मंत्री, तब आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। केवल महिला वित्त मंत्री कहा गया तो आंसर है इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखें, निर्मला सीतारमण इस साल का बजट तो उन्होंने प्रस्तुत किया है, पिछले साल जुलाई 2019 में ही बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं। तो पहली बार पूछा जाए किस साल, कभी मान लीजिए ऐसा, तो 2019 में, 2020 में नहीं है, क्योंकि 2019 में जो नई सरकार बनी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में,
उन्होंने सरकार में आने के बाद जुलाई में एक बजट प्रस्तुत किया था, क्योंकि पूरा बजट प्रस्तुत नहीं किया गया था फरवरी 2019 में, तो इसीलिए जुलाई में बजट आया था। तो निर्मला सीतारमण की तरफ से पहला बजट 2019 में दिया गया था, न कि 20 में। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि निर्मला सीतारमण के द्वारा पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया, और ऑप्शन दे दे आपको 2018, 19, 20, 21, तो ऐसा नहीं कि आप 20 आंसर कर दे। आंसर क्या है? 19, क्योंकि पिछले साल जुलाई में एक बजट वो प्रस्तुत कर चुकी हैं। बड़ा बजट पूर्ण रूप से वो पहली बार प्रस्तुत किया 1 फरवरी 2020। तो कुछ इस तरह के छोटे अंतर होते हैं, उन्हें आप ध्यान रखें। तो आंसर क्या है? निर्मला सीतारमण। अगले बार आते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग प्राइमरी डेफिसिट विच पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट, अभी हमने डिस्कस किया था। प्राथमिक घाटा प्राप्त करने के लिए जो हिस्सा राजकोषीय घाटे से हटा दिया जाता है, जल्दी आंसर बताइए। अभी हमने डिस्कस किया था, सभी का आंसर इसमें सही आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी भी बजट जब डिस्कस किया था वहां बताया था आपको बहुत डिटेल में कि राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट में से आपको क्या हटाकर प्राप्त हो जाता है? प्राथमिक घाटा। विवेक का आंसर सही है, हेलबैटर का आंसर सही है, सभी का आंसर सही आ रहा है। मोहम्मद, उमर, दीपक त्यागी, आहान, अनुराधा, नेहा, परम, मंजीत। चलिए, तो यानी आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया था कि जो आपका राजकोषीय घाटा होता है उसमें से अगर आप ब्याज सरकार को जो देना होता है वो हटा दीजिए, तो वो घाटा बन जाता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा। फॉर्मूला याद करके रखिए कि फिस्कल डेफिसिट आपके पार्ट पर आप उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान को अलग कर दीजिए, आपका प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। चलिए, तो आंसर यहां पर क्या है आपका? ए, ब्याज भुगतान। विच इज नॉट पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है? विच इज नॉट द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। आपको यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, लोन रिपेमेंट, ऋण भुगतान। तो ये तीन आपके जो 4 विकल्प हैं, इनमें से आप बताइए कौन सा राजस्व व्यय में नहीं आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन सा हिस्सा नहीं आता है। बजट आपने अगर समझे होंगे, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, तो यहां आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आंसर करने में। बताइए आंसर। एक आंसर आया है, यह आंसर दिया गया हेल बैठक की तरफ से, लोन रिपेमेंट यानी डी बोला गया है। अच्छा, दुर्गेश का पेंशन, परम बी कह रहे हैं, आहान सी, विदुषु गुप्ता ये ए बोल रहे हैं, बी कुछ ब्याज भुगतान भी है। देखिए, राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, यहां अंतर आप समझ लें, आंसर आपको मालूम पड़ जाएगा तुरंत ही। राजस्व व्यय का मतलब ऐसा खर्चा जिससे सरकार को सीधे कोई आय नहीं होती है, या सीधे सरकार को किसी भी तरह का आर्थिक लाभ नहीं होता, या कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होती है, ऐसा कोई भी खर्चा वो कहलाता है राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय का मतलब ऐसा कोई भी पैसा जिससे भारत में कोई आर्थिक क्रिया होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो कहलाता है पूंजीगत व्यय। मैंने आपको एक बताया था साफ साफ अंतर के रूप में कि अगर भारत, जैसे मान लीजिए कोई पैसा बाहर से उधार लेता है, मान लीजिए 100 रुपए, और उस पर 10 रुपए का ब्याज है, तो हमें 100 रुपए के बदले कितना देना पड़ेगा? 110। तो हम जो पैसा वापस करते हैं, यानी जो हम पैसा मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, वो होता है हमेशा पूंजीगत कैपिटल, और जो ब्याज देते हैं जो अतिरिक्त होता है, क्योंकि हमने अमेरिका से 100 रुपए उधार लिया और वापस कितना दिया? 110, तो हमने भारत में कितना खर्च किया? 100 रुपए, तो वो क्या है? कैपिटल है। तो मूलधन जो हम वापस करते हैं तो वो हमेशा कैपिटल में आएगा, वो पूंजीगत होगा, और ब्याज अतिरिक्त है, क्योंकि हमने 100 रुपए तो खर्च किया उधार जो लिया था, 10 रुपए तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ब्याज क्या है? वो हमारे एक तरह से पूंजीगत पार्ट बनी, वो किसमें आता है? राजस्व, क्योंकि उससे कोई आर्थिक क्रिया हो ही नहीं। मान लीजिए हमने 100 रुपए अमेरिका से लेकर सड़क बनाई, 10 रुपए का सड़क बनाने में योगदान तो है नहीं, वो तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा है, तो आर्थिक क्रिया तो हुई नहीं। तो ध्यान रखें, जब ब्याज भुगतान की बात करें या सब्सिडी की बात करें या पेंशन, इससे कोई आर्थिक क्रिया भारत सरकार के लिए सीधे तौर पर नहीं होती है। लेकिन लोन रिपेमेंट, भारत सरकार ने कोई उधार लिया है, उधार को जब वापस करेगी तो उधार का जो मूलधन है, तो लोन रिपेमेंट के पार्ट पर जो पैसा एक तरह से रहता है, तो जब आप उधार वापसी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रिया जनरेट कर रहा होता है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं, वो किस में आएगा? वो आपका एक तरह से आएगा कहां पर?
कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो जो ऋण की वापसी की जाती है वो पूंजीगत है, न कि राजस्व। जबकि ब्याज और सब्सिडी, पेंशन, उसके अलावा रक्षा पर कुछ व्यय किया जाता है, वो सब आपका कहां पर आ जाता है? राजस्व व्यय के पार्ट पर। तो आंसर क्या है आपका? डी। जिन्होंने भी ऋण भुगतान या लोन रिपेमेंट कहा था उनका आंसर सही है। नेक्स्ट आप देखिए, विच डेफिसिट इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग रेवेन्यू डेफिसिट एंड कैपिटल डेफिसिट, यानी राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, इनको जोड़कर कौन सा घाटा प्राप्त होता है? फास्ट आंसर करिए। राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा, दोनों घाटों को जोड़ दें तो कौन सा घाटा प्राप्त होता है? रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा को जोड़कर क्या मिलेगा? राजकोषीय घाटा मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा, बजट या कुछ भी नहीं। राजकोषीय घाटा आएगा, प्राथमिक आएगा या बजट घाटा आएगा? आंसर आप बताएं, या इनमें से कोई नहीं होगा? बिल्कुल, सैलरी का हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। सैलरी का हिस्सा भी इसमें शामिल रहता है आपका, किसमें? जो आपका पार्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय में। दोनों को जोड़कर क्या मिलेगा? आंसर आ रहा है सी। तो यहां पर सलोनी, विपुल, इसके अलावा रोहित, अनुराधा, चंचल, सभी जिनके, रेशमा, दीप, विपुल, जिनके आंसर सी है, बिल्कुल सही आंसर है बजट घाटा। तो बजट घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटे को जोड़ दीजिए तो टोटल बजट में घाटा आपको प्राप्त हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसीप्ट एंड टोटल एक्सपेंडिचर? तो सरकार का जितना भी एक तरह से कुल खर्चा होता है और कुल सरकार की जो आमदनी है उसका जो टोटल अंतर होता है वो आपका एक तरह से क्या कहलाता है? कुल सरकार की जो आमदनी होती है और जो कुल खर्चा होता है उसके बीच का अंतर क्या होता है? पिछले वाले क्वेश्चन का ये दूसरा रूप है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो सेम आंसर रहेगा। क्या होगा? बजट डेफिसिट, बजट घाटा। तो सरकार की कुल आमदनी और कुल घाटे का अंतर होता है हमेशा क्या? बजट घाटा। जो हमने पीछे लिखा था, इस क्वेश्चन को कभी कभी इस रूप में भी पूछा गया है, तो ध्यान रखें दोनों में आंसर क्या होगा आपका? बजट डेफिसिट। अगले क्वेश्चन बात है, विच इज लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर गवर्नमेंट? भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा आमदनी का स्रोत कौन सा है? सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत यहां पर बताइए। निगम कर, आयकर, जीएसटी या कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क? कॉर्पोरेट कर, आयकर, जीएसटी या सीमा शुल्क? इन सभी करों में से सबसे ज्यादा सरकार को कहां से पैसा मिलता है? आंसर आ गया है खेत सिंह का सी, बिल्कुल सही है दुर्गेश। जीएसटी, हेल्थ, बायोटेक, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? जीएसटी। तो आंसर क्या है आपका? जीएसटी से सबसे ज्यादा सरकार को आमदनी प्राप्त होती है। 2020-21 बजट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 मेन फोकस एरिया? 2020-21 के बजट में कौन 3 प्रमुख हिस्सों का जो हमने बात करी थी उसका हिस्सा नहीं है? अब देखिए, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी या इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास, जिम्मेदार समाज, आधारभूत ढांचा। इनमें से कौन सा हिस्सा 2020-21 के बजट में प्रमुख लक्ष्य नहीं था? अभी बिल्कुल हमने बजट के शुरुआत में डिस्कस किया था, 3 पॉइंट थे जो हमारे बजट में 3 हिस्से थे जिस पर पूरा बजट आधारित था। तो इनमें से कौन सा है जो बजट में 3 हिस्सों का भाग नहीं था? बिल्कुल सही हिस्सा आया हुआ है आपका। नेहा का आंसर बिल्कुल सही है, डी। मंजीत का भी डी, अभिषेक का, चंचल का, सबका आंसर डी आ रहा है, बिल्कुल सही पार्ट है। आधारभूत ढांचा नहीं है क्योंकि एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी यानी महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास, जिम्मेदार समाज, ये तीनों 2020-21 के बजट के प्रमुख भाग थे। डायरेक्ट टैक्सेस आर, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं यानी प्रगतिशील, रिग्रेसिव प्रतिगामी होते हैं, दोनों होते हैं, कोई नहीं? पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, जल्दी बताइए। प्रत्यक्ष कर किस तरह का होता है आपका? प्रत्यक्ष कर का हिस्सा कैसा होता है? प्रगतिशील, प्रतिगामी, दोनों या कोई नहीं? प्रत्यक्ष कर किस तरह का होता है? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। प्रगतिशील या प्रतिगामी, दोनों या कोई नहीं? डायरेक्ट टैक्स, आंसर ए आया है परम की तरफ से, बिल्कुल सही आंसर है ए। प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, प्रगतिशील, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है टैक्स बढ़ता जाता है। भाई ज्यादा आमदनी, आयकर क्या है? 15 लाख से ऊपर आमदनी है तो आपका क्या है?
आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 30%, या 10 लाख के ऊपर है 30%, यानी 5 लाख से कम है तो आपका टैक्स कम है। तो ज्यादा आमदनी ज्यादा टैक्स, तो प्रगतिशील, प्रतिगामी है। इसका लाभ गरीब लोगों को होता है, मिडिल क्लास को, लेकिन जो अमीर है उनको नुकसान होता है, क्योंकि ज्यादा आमदनी करने पर ज्यादा टैक्स दिया जाएगा। इसीलिए प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव कहलाता है प्रत्यक्ष कर आपका। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का भाग नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए तो सेशन को हम क्लोज करें। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा टैक्स है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है? सेल्स टैक्स, बिक्री कर, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। चारों में से कौन सा है जो आपका हिस्सा नहीं है? किसका? इनडायरेक्ट टैक्स का, अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा नहीं है। अलेक्जेंडर मार्टिन का आंसर आया हुआ है डी, कॉर्पोरेट टैक्स। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही आंसर है। निगम कर, भाई कंपनी अपनी आमदनी पर निगम कर देती है, हम अपनी आमदनी पर क्या देते हैं? आयकर। तो प्रत्यक्ष कर हुआ। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जिस पर लगाया जाए वसूली कहीं और से हो, यानी कर का भार आप बदल सकते हैं। जैसे आप क्या है, आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स देते हैं वो कंपनी को देना होता है, तो कंपनी एमआरपी पर आपसे टैक्स लेकर सरकार को देती है, तो टैक्स का भार बदला जाता है। इसीलिए अप्रत्यक्ष, जैसे सेल्स टैक्स है, ये जीएसटी का पार्ट है, या अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क। लेकिन जो इनकम टैक्स है वो आपकी आय पर लगता है, आप किसी और पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। तो यहां पर आंसर क्या आपका? निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष करना की इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें इसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन कौन से टैक्सेस होते हैं। कभी कभी आपको इस तरह से देकर पूछा गया है। तो ये बजट का हमारा डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट हमारे जो क्लास का पार्ट रहेगा उसमें हम नेशनल इनकम और इसके अलावा जो हमारा गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह के जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एक तरह से नेक्स्ट क्लास के पार्ट पर रहेगा। तो अगले वाले क्लास में जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो नेशनल इनकम, उसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह के जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने बड़े टॉपिक यहां डिस्कस कर लिए हैं और ये आपके एग्जाम में रेगुलर यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनको अच्छे से ध्यान रखें। जो नया बजट है उसके हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि वो करंट का पार्ट है, उसको आप रेगुलर बेसिस पर देखते रहें, उससे कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हर पॉइंट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रखता है जब हम आपके साथ उसे डिस्कस करते हैं। तो आप ध्यान रखें कि रेगुलर बेसिस पर आप रिवीजन करते रहें और कहां से पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में एक अनुमान आप लगाते सकें। और हमने जो क्वेश्चन आपको दिए वो उसी तरीके से दिए हैं कि आप ये अंदाज लगा सकें किसी भी टॉपिक से या कोई भी पॉइंट है उससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जो क्वेश्चंस के पार्ट है उनको आप फिर से एक बार देखें, और जहां पर जिनके गलत है वो लोग डिस्करेज ना हो, वो लोग अच्छे से फिर से वीडियो का पीछे पार्ट जो है उसको देखें और समझें और जो गलतियां उनको सुधारें। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, उद्देश्य हमारा यही है। यहां गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत ना हो, सही करिए और आप फाइनली सेलेक्ट हुई। यही बायजूस की तरफ से जितने भी एजुकेटर्स हैं उनका एफर्ट है। तो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आ रहा है। और बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तरफ से इसमें कमेंट भी दीजिए। अच्छाइयां या जो कमियां उनके बारे में आप बताइए। थैंक यू।